हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू रे ऑप्टिक्स। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम क्या होते हैं, और डिस्कस किया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जिसका कॉन्सिक्वेंस था शैडो फॉर्मेशन, और उसको डिटेल में हम लोगों ने समझा था। आज की क्लास में भी हम लोग आगे उसके बात करेंगे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, इमेजेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस दैट इज प्लेन मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है। तो इन जनरल हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकती हैं कुछ केसेस के अंदर, और रियल भी हो सकती हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बीम, जिसमें पढ़ा था पैरेलल बीम होती है, डाइवर्जिंग बीम होती है, कन्वर्जिंग बीम होती है। तो उसी के बिहाफ पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज that are incident on an optical element। जैसे मान लो कोई ऑप्टिकल एलिमेंट, यहां पर ऑप्टिकल एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना तो अभी मिरर पढ़ा है ना ही लेंस पढ़ा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अभी ऐसा। ये है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है। ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं? ये लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये लेंस भी हो सकता है या मिरर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है? कह रहे हैं सोर्स होता है किसका? इंसिडेंट रेज का। तो इंसिडेंट रेज भी दो तरह की हो सकती हैं। यहां पर देखो, इंसिडेंट रेज दो तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है इंसिडेंट रेज में जो बीम बन सकती है, बीम रेस क्या चलती, बीम निकलती पूरी। तो बीम यहां पर कैसी कैसी बन सकती हैं? तो बीम एक तो बन सकती है कन्वर्जिंग, और एक बन सकती है डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग बीम बनेगी तो क्या होगा, डाइवर्जिंग बीम बनेगी तो क्या होगा। सपोज हमारे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ, यहां से निकल करके लाइट रेस जा रही हैं और सामने जो ऑप्टिकल एलिमेंट है उस पर गिर रही है इस तरह से, ये इस तरह से जाकर के गिर रही हैं। यहां पर देखो ये बीम कैसी दिख रही है, ये डाइवर्जिंग बीम है, डाइवर्जिंग बीम है। और डाइवर्जिंग बीम होती है तो उस केस में देखो इंसिडेंट रेस का सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। तो इंसिडेंट रेस कहां से निकल रही है? इस पॉइंट से निकल रही हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं, इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट कर रही है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगी वो कैसी ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। दिमाग में हमेशा ये रखेंगे कि जहां पर भी इंसिडेंट रेज का सोर्स होगा वो मिल रही हो या मिलती हुई अपीयर हो रही हो, तो उस केस में हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ऑप्टिकल एलिमेंट ऐसा ही है, ऐसा ही है ऑप्टिकल एलिमेंट, और इसके सामने कुछ ऐसा हो रहा है। यहां पर ये बीम आ रही है और यहां से ये बीम आ रही, सपोज यहां से ये बीम आ रही है, उधर से ये बीम आ रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हैं। अब इनका सोर्स कहां होगा? तो इनको अगर हम देखेंगे तो आगे बढ़ाकर अगर देखें कहीं पर, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। देखो ऐसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो यहां पर हम इसे ओ नाम देंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट कहने वाले हैं। क्या है ये? इंसिडेंट रेज मीट कर रही हैं, और इंसिडेंट रेज यहां पर मीट कर रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कैसी क्या एक्चुअली मीट कर रही हैं? यहां एक्चुअली कर रही थी, यहां पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, एक्चुअली इनकी मीटिंग नहीं हो रही है। तो एक्चुअली अगर इनकी मीटिंग यहां पर नहीं हो रही, नहीं मीट कर रही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसी होने वाली है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो दो तरह की ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया। सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज जो होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे जनरलाइज डेफिनेशन अगर याद रखना चाहो, दिमाग में रखनी है अगर दूसरी डेफिनेशन, तो याद रख सकते हो कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। सोर्स ऑफ, देखो क्या लिखा, सोर्स ऑफ लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट, जो भी दिया गया होगा,
इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेज होती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो होगी ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो इंटरसेक्शन वर्चुअली हो रहा था, यहां पर जो इंटरसेक्शन हो रहा था वो एक्चुअली हो रहा था, तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यही केस होता है इमेज के लिए। तो इमेज क्या होती है, इमेज पढ़ लो। एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग और अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रेज आफ्टर दे इंटरैक्ट विद अ गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट। अगर ये इंसिडेंट रेज हैं किसी ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट कर लें, जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ होने के बाद जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो अपरेंट पॉइंट होता है उसको हम इमेज कहते हैं। देखो अगर ऐसा हो, यहां से इधर भी बढ़ा लो इससे, ये ऐसा है, ठीक। यहां कहीं पर मान लेते हैं यहां से एक्चुअली लाइट रेज निकल रही हैं और कहीं पर जाकर के मीट कर रही हैं, ऐसा इससे इंटरैक्ट कर चुकी हैं। अब कहीं से भी आई होंगी, कुछ हुआ होगा इस ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ और एक्चुअली यहां पर मीट कर रही हैं आफ्टर इंटरैक्शन। आफ्टर इंटरैक्शन, आफ्टर इंटरैक्शन देखो इस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं, यहां पर एक्चुअली मीट कर रही हैं, ऑफ कोर्स एक्चुअली मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं। और अगर एक्चुअली मीट कर रही होंगी तो उस केस में कहेंगे यहां पर जो इमेज है वो कैसी है, तो इमेज यहां पर रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी, ये याद रखना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के केस हो गए, यहां पर इमेज का हो गया, वो होता है सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। यहां पर आफ्टर इंटरैक्शन कन्वर्जेंस पॉइंट हो सकता है या अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, वो इमेज होगा। तो यहां पर देखो एक्चुअली मीट कर रही थी तो यहां पर ये कन्वर्ज हो रही थी, यहां पर कन्वर्जिंग बीम है। यहां पर ऐसा हो सकता है, देखो यहां से इंटरैक्ट हो, कुछ इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से कुछ आगे बढ़ रही हूं, ऐसा कुछ इधर की तरफ आगे बढ़ रही हूं, और इनको अगर हम, ये डाइवर्जिंग बीम है तो अपरेंट पॉइंट होगा, एक्चुअल पॉइंट तो होगा नहीं, तो मिला लेते हैं इनको, ये अपरेंट पॉइंट हो गया ऐसा, तो यहां पर इनका अपरेंट पॉइंट मिलेगा, दैट इज आई। तो डाइवर्जिंग बीम के केस में, यहां पर डाइवर्जिंग बीम के केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनने वाली है, वर्चुअल बनने वाली है। और वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डाइवर्जिंग का केस होता है तो ऑब्जेक्ट रियल होती है, यहां पर कन्वर्जिंग का केस होता है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होती है। यहां उसका उल्टा नजर आ रहा होगा। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज में इतना याद रखना सफिशियंट है। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि अगर वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, अगर वर्चुअल इमेज अगर होती है तो उस केस में याद रखना है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। और दूसरी यहां पर जो रियल इमेज बनती है, रियल इमेज ऑलवेज है ऐसा ट्रू, जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है। इस बात को ध्यान रखना है। आई थिंक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ इमेजेस कैसे बनते हैं, कैसे समझना है, पता चला होगा। अगर बीम डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट उस केस में रियल होगी, अगर बीम कन्वर्जिंग है तो उस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगी। यहां पर अगर जो इंटरैक्शन के बाद बीम बन रही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल एलिमेंट जो बनाया गया है, इस ऑप्टिकल एलिमेंट के इंटरैक्शन के बाद अगर बीम कन्वर्जिंग है तो इमेज रियल बनेगी, अगर वो डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। और ये अलग से पॉइंट्स हैं, कुछ याद रखना, ठीक है। अब आगे जंप करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जानते होंगे कि अगर किसी हार्ड सरफेस पर आकर के लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम में वापस चली जाती है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस या बाउंड्री, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वही है, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, ए पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां पर एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है इसे,
ठीक है। और यहां पर जिस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट होती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल होता है, ठीक है। और यहां पर स्ट्राइक करने के बाद जो निकलती हैं रेज उनको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेज, इनको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रेज हो गई, ठीक है। यहां पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, यहां पर ये मिरर है या फिर पॉलिश सरफेस कह सकते हैं, ये मिरर हो गया। और यहां पर एक और पॉइंट होता है जिसमें ये कुछ एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल बिटवीन क्या है, यहां लिखना चाहो तो लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर यहां से बात करें तो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पूरा लिखना होगा, लिख लेना। और दूसरा होता है यहां पर ये वाला एंगल जिसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हो गया। तो यहां पर इसको हम I से डिनोट करते हैं और इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है R, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन होगा, इसके बारे में हमें इतनी चीजें याद रखनी है। लेकिन सरफेस अगर प्लेन ना हो तो क्या होगा वो देख लो। सपोज हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है, ये ऐसी सरफेस हो सकती है, हमारे पास ऐसी सरफेस भी हो सकती है, ये ऐसी सरफेस हो सकती। अगर ऐसी सरफेस होगी तो मान लेते हैं पॉलिश इधर किया गया है, तो अगर पॉलिश इधर की जाएगी, अभी मान के चल सकते हैं कॉनकेव मिरर है, अब यहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो, अगर यहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है तो इसमें बात है कि इसमें नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाएगा। वहां तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक काम करते हैं, देखो वो क्या है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट पर आकर के रे गिरती हैं उस पॉइंट पर हमें बनाना होता है एक टेंजेंट बना दो, यहां पर बना दिया, ये टेंजेंट हो गई। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर यहां पर एक नॉर्मल ऐसे बना दो, बन गया। तो ये टेंजेंट है, ये है टेंजेंट और ये है उस पर नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस बन गया। जिस पॉइंट पर आकर के गिरे उस पर एक टेंजेंट बना दो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। यहां पर ये जितने पर आई है उतने पर यहां से चली जाएगी, ऐसे ये ऐसा हो गया, ये इधर चली गई, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। यहां पर भी आई होगा और ये वाला आर होगा, सेम यहां पर भी है, देखो यहां पर क्या होगा, ये ऐसा है, ये है, और यहां पर लाइट रे आकर के गिरती है कुछ ऐसा, ये लाइट रे आकर के गिर रही है और यहां पर जाएगी ऐसा। नॉर्मल खींचना है तो नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक लाइन बनाओ जो टेंजेंट का काम करे और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, इसके परपेंडिकुलर यहां नॉर्मल बन जाएगा, देखो नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे I और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम R कह रहे हैं, ये हो गया टेंजेंट। ये हमारे पास हो गए, ये सरफेसेस हैं, दिख रहा होगा, ये सरफेसेस हैं, ये कॉनकेव है और ये है कॉन्वेक्स। तो एक कॉनकेव हो गई, दूसरी हो गई कॉन्वेक्स। इसमें ऐसा नहीं कि उसमें हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी भी सरफेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पॉइंट पर आकर के लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर क्या करना है हमें,
उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की जाती, जानते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, उस टेंजेंट के उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक नॉर्मल बना देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, वही नॉर्मल का काम करेगा और आई और आर बनेंगे। जैसे यहां पर देखो ये आई है और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें इतनी बातें याद रखनी चाहिए, क्लास 10th में भी इतनी सारी बातें पढ़ी होंगी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है इस रेगुलर या इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और दूसरा होता है, वहां पर देखो दिया गया है दूसरा, ये वाला, ये ऐसा है, तो दूसरा यहां पर ऐसा है, ये कुछ ये ऐसा। एक मिनट, यहां पर देखो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है। अगर यहां पर लाइट रेज आकर के गिरती हैं ऐसे, देखो इजी है, अभी जो चल रहा है वो इजी है, समझते जाना है इसे। यहां पर 3 लाइट रेज आकर के ऐसे गिर रही हैं, तीनों के तीनों दिख रहा होगा पैरेलल है, ऑफ कोर्स। अब यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, करो नॉर्मल ड्रॉ। देखो एक नॉर्मल यहां ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल हमें यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जितने पर ये आई हैं उतने पर ये जाएंगी, तो यहां से इनको भेजो दूसरी तरफ, तो ये जितने पर आई है इधर चली गई, और ये जितने पर आई इधर चली गई, और ये भी जितने पर आई इधर चली गई। इसमें एक खास बात दिख रही होगी, ये इधर, ये इधर, यहां पर कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। यहां पर क्या है, ये पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम है। ये पैरेलल बीम आकर के इंसिडेंट होती है इस प्लेन सरफेस पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल बीम मिल रही है, पैरेलल बीम मिल रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये लाइट रेज जा रही हैं। पहले इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल हैं। यहां पर भी I1 बन रहा है, यहां पर R1 बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहे हैं सारे के सारे। तो यहां पर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं पैरेलल लाइट रेज, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली ये मिरर से होता है, मिरर्स जो होते हैं उनसे होता है, मिरर्स से होता है। मिरर में जो EG होता है, सिल्वर की जो पॉलिशिंग की जाती है, ये 98% लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, याद रखना। तो मिरर के केस में ऐसा होता है। लेकिन डिफ्यूज्ड ये क्या होता है, तो डिफ्यूज्ड में इस तरह से कुछ देखा जाता है। देखो यहां पर सरफेस इस तरह की होगी ऐसी, और सरफेस अगर इस तरह की होगी तो यहां पर लाइट रेज मान लेते हैं पैरेलल आके गिर रही हैं, पैरेलल आके गिर रही हैं। यहां पर एक दूसरी लाइट रेज आकर के गिरी ऐसी कुछ, ठीक है, एक तीसरी यहां पर आकर के गिर रही है ऐसी। अब इन पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। अब क्या करना है, यहां ये आई है तो आई आया है, आर बना करके यहां से चली जाएंगी, ऐसा, ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाले में क्या होगा, ऐसा होगा, इधर चली जाएंगी। इस लाइट रेस के साथ देखो, इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, यहां पर इस तरह से आई थी। तो बीम तो पैरेलल आई थी, पैरेलल बीम आई थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके कंपैरिजन में। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखें तो पूरी तरह से स्मूथ नहीं है,
और उनके पूरी तरह से स्मूथ ना होने की वजह से उन पर जो लाइट आकर के गिरती है और रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो हर एक डायरेक्शन में लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं से भी खड़े होकर के अगर वो चीज हमारे सामने हम देखते हैं उसे, तो उस केस में वो हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या होता है ध्यान रखना, यहां पर सरफेस कैसी होती, प्लेन, यहां पर सरफेस प्लेन नहीं होती, रफ सरफेस होती है। रफ सरफेस, रफ सरफेस में जैसे स्टोन की सरफेस हो गई, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो क्या हो सकता है, पेपर हो गया, जिस पेपर पर लिख रहे हैं, ये जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो रफ सरफेस हैं। और रफ सरफेस के ऊपर जो होने वाला रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को चारों तरफ से देख पाते हैं। अगर वो पर्टिकुलर प्लेन में है, लाइट रेज आकर के गिर रही पैरेलल है और आफ्टर वो पैरेलल हो रही है रिफ्लेक्शन, तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज के सामने खड़े होंगे तभी वो हमें दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। लेकिन डिफ्यूज के केस में ऐसा नहीं होता, हम किसी भी तरफ रहें कुछ ना कुछ लाइट हम तक पहुंचेगी और इसकी वजह से हम देख पाएंगे। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। ये हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में। किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर हमें, यहां पर ये सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर कभी भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो उसके लिए बता दिया, पहले टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दो, वो नॉर्मल का काम करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा क्लास 10th में भी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन पर लाइट आकर के गिरती है और उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, आई पर आकर के गिरी, आई पर आर पर चली गई, तो उस केस में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करती हैं, जिसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं कि जितना एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, सेम एंगल बना करके वहां से निकल जाती है रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है सेकंड लॉ, या फिर दोनों को, पहले को जिसको बोलना चाहो पहला उसे बोल सकते हो, दूसरा जिसे बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला यहां लिखा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से समझो, यहां पर जो ये प्लेन बना हुआ है, ये वाला प्लेन, इसी को कह रहे हैं हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, या इसको हम कह रहे हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर जो लाइट रेज आकर के गिर रही हैं, ये कैसी लाइट रेज है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे है। ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गई। यहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम लोग आई कहते हैं और इसको कहते हैं आर। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ओ, और इसे कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर यह है सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रादर इसे बोलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब ये पहला लॉ क्या बताता है, यहां पर दिख रहा होगा ये सरफेस कुछ इस तरह से, एक प्लेन इस तरह से कंसीडर किया गया है, तो इस प्लेन के अलोंग अगर लाइट आ रही है, यहां पर नॉर्मल है, तो इस प्लेन के अलोंग ही लाइट यहां से चली जाती है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या एक लॉ, कोई भी एक कह लो, फर्स्ट सेकंड जिसको बोलना बोल सकते हो। इंसिडेंट रे देखो इसी वाले प्लेन के अंदर है, 3D में बनाने की कोशिश की गई, आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसी प्लेन में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इन्हीं दोनों के प्लेन में लाई करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर यह कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, कुछ पॉइंट्स यहां लिख देते हैं, देखो इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर लिखा जाए तो आई कैप, ई आई कैप है, और ये है एन कैप, और यहां पर ये जो लिखा जाता है इसे हम लिख देते हैं ई आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, नोटबुक में नोट करना होगा, नोट कर लेना। यह है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक, तो अगर हम इस फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, तो फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि अगर यहां से लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं एफ, मैथ्स का थोड़ा पॉइंट है, एफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन बॉक्स ऑफ एबीसी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो बॉक्स होता है वो 0 लिखा जाता है। ये मैथ्स में पढ़ते हैं। अब इस बॉक्स का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं बी सी ए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ये भी 0 होगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो सी ए बी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज ना हो, सेम सीक्वेंस में आते हैं तो ये सारे के सारे 0 लिखे जाते हैं। पर ये है क्या, तो अगर हम इसको ओपन करना सीखें तो कैसे ओपन किया जाता है, इसे कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है ये, बॉक्स को जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट, यहां पर लिखा जाता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब ये होता है, मतलब बी और सी का क्रॉस करवाना है, जो आए ए के साथ डॉट करवाना है। अगर वो 0 निकल के आता है दैट मीन्स ए बी सी जो होंगे वो प्लेनर होंगे या को प्लेनर होंगे। ठीक है, यहां पर क्या कहा है, इंसिडेंट रे जो आ रही हैं, नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे है सेम प्लेन में लाई करती है, इसका मतलब ये को प्लेनर हो गई। और अगर को प्लेनर होंगे तो इसका ये मतलब है कि अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इस वाले लॉ को, तो इसका मतलब है ये कि ई आई कैप एन कैप और यहां पर आर कैप जो बनने वाला है, इनका बॉक्स ये क्या होगा, 0 बन जाएगा। अब इसको समझ नहीं आ रहा हो तो इसको ऐसे भी समझा देते हैं, ई आई कैप डॉट करवाना है किससे, एन कैप क्रॉस आर कैप, ठीक है, और इज इक्वल टू में देखो 0 आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले यहां पर ई आर कैप इज इक्वल टू 0। अब समझो इसे, एन कैप कहां है, अपर साइड है ना, एन कैप ऊपर के साइड है, और ई आर कैप कहां है, इस साइड है ना, तो ये ऊपर के साइड ये इधर साइड है। तो अगर एन क्रॉस ई आर कैप करवाएं, एन कैप क्रॉस ई आर कैप, तो थंब कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और ई आई कैप कहां है, वो तो इस प्लेन के अंदर है, थंब हमारा अंदर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा अंदर की तरफ, ये है बोर्ड के प्लेन में, तो अंदर की तरफ कोई वेक्टर है, बोर्ड के प्लेन में वेक्टर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, 0 निकल के आएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर 11th भी नहीं पढ़ी तो देखो, इफ A vector is perpendicular to B vector, then A vector dot B vector is equal to 0 होता है। अब A dot B खुलता कैसे, तो याद होगा, इसे हम खुलते हैं मॉड A मॉड B, साथ में यहां लिखा जाता है cos थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर। ये क्या है, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। एंगल कैसे लिया जाता है किसी वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर का हेड टू हेड कनेक्ट होना जरूरी है या फिर वह टेल टू टेल कनेक्टेड हो। जनरली टेल टू टेल बोला जाता है, लेकिन वो हेड टू हेड होंगे तो भी एंगल निकल आता है। जैसे यहां पर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहां पर एंगल लिखा जाए तो ये थीटा लिखेंगे हम, थीटा ये वाला है। अगर ऐसा दिया गया हो कि यहां पर एक वेक्टर इस तरह से दिया गया है, एक वेक्टर इस तरह से दिया गया है, अब इनके बीच का कौन सा एंगल होगा, तो वेक्टर को उठा के इधर रख दिया जाता है। तो अगर ये ए वेक्टर है हमारे पास, ये बी वेक्टर है, तो ओरिएंटेशन चेंज किए बिना इस ए वेक्टर को उठा के यहां रख देंगे, अब ये ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्लास 11th का भी बेसिक आइडिया है। बॉक्स कैसे निकाला जाता है वो भी लिख दिया है कि पहले क्या करना है, ए बी क्रॉस सी निकाल लेना है, उसके बाद जो भी निकल के आए ए के साथ डॉट करना है और फाइनल करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, वैसे इसके बारे में बात आगे करेंगे दोबारा से, अभी वेक्टर फॉर्म जब डिनोट करेंगे, लेकिन पहले की वेक्टर फॉर्म यही हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा कि इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल जो लिखा जाता है, बनाया जाता है, और रिफ्लेक्टेड जो रे बनती है वो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। हो गया पहला।
दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जहां एंगल आई जो यहां पर बनने वाला है वो एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। एंगल आई की जो वैल्यू होगी एंगल आर के बराबर आएगी। एक की वेक्टर फॉर्म यहां डिनोट कर दी है फर्स्ट लॉ की, सेकंड की वेक्टर फॉर्म के लिए अभी हम कुछ करते हैं, उसके लिए हमें यहां पर यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है सेम प्लेन में लाई करती हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग बोलना होगा तो बोल देना कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है या जो बॉक्स होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का, वो ऑलवेज जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, और अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते तो उनका बॉक्स जीरो होता है। बॉक्स निकाला कैसे जाता है, तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब क्रॉस निकालना आता होगा, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको एक के साथ डॉट करवा देना, ठीक। यहां पर कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस में क्या है, पहला स्पेशल केस बनता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, सपोज ये कोई कर्व सरफेस है, ये ऐसी कर्व सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस को हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं रिफ्लेक्शन करवाने के लिए। ये है कर्व्ड सरफेस है। अब इस पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, इसके अलावा यहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती कुछ इस तरह से, यहां पर ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है। अब हमें जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसा, ये नॉर्मल है, तो जितने पर आए उतने पर चली जाएगी, अभी देखा ना। तो इसका मतलब यह है कि यह है नॉर्मल हमारे पास, और यह है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बिल्कुल आराम आराम से समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर देखो ये दोनों के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब जाने वाली रे भी 90 डिग्री पर जाएगी, I इज इक्वल टू आर वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एक दूसरी लाइट रे है, कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये ऐसी है, यहां पर ये इस तरह से चली गई। तो यहां पर भी देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो एंगल I है वो भी 90 डिग्री है, और एंगल जो R है वो भी 90 डिग्री है। तो कभी ग्रेजिंग इंसिडेंस लिखा हो तो उस केस में I और R की वैल्यू 90 डिग्री लेकर के चलना है, ठीक है। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा हो, B पॉइंट नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है, अगर कोई सरफेस है हमारे पास ऐसी, ये ऐसी कोई सरफेस है, सपोज ये कोई सरफेस दे रखी है, और इस सरफेस पर आकर के लाइट इंसिडेंट होती है, कुछ कैसी ऐसे लाइट आकर के इंसिडेंट होती है यहां से यहां, इस तरह से। और यहां पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें, यहां पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ये टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पर नॉर्मल जो बन रहा वो भी इसी डायरेक्शन में आ गया। लो यहां पर जो नॉर्मल था वो भी इसी डायरेक्शन में आ गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा, उसी के अलॉन्ग आ गई तो जीरो बन गया। तो अगर ऐसा हुआ तो जीरो पर आई है तो जीरो पर इसे जाना होगा, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करेगी, पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसे नहीं कि फालतू है बता रहे हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है थर्ड रिफ्लेक्शन फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद, तो कुछ वैल्यू है उनको पता लगाओ, क्वेश्चन करेंगे देखेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए पाथ को रिट्रेस कब करती है, जब किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो यहां पर एंगल I की वैल्यू भी जीरो है और एंगल R की भी वैल्यू जीरो है। तो इस केस में याद रखना, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, इसे कहा जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। IR 90 है तो ग्रेजिंग है, IR 0 है तो वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया और रिटन फॉर्म में भी देख लिया कैसा काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पर क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि अगर कोई लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है, उसका यूनिट वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो ये बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किस डायरेक्शन में चल रही होगी, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे। तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है कि अगर ये हम मान लेते हैं ई आई कैप इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ई आर कैप रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, और यहां पर क्या है एन कैप है, और ये जो प्लेन इस मिरर को कट कर रहा, बेसिकली ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रादर हम इसे मिरर बोल सकते हैं, मिरर बोल सकते हैं कि ये मिरर है मान लेते हैं। ठीक है, यहां ये जो प्लेन है ये क्या है, ये है हमारे पास प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऐसे लिखो, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और या प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये है यूनिट वेक्टर, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। यहां कहीं पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये दोनों के दोनों प्लेन जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसके अलोंग एक वेक्टर ले लेते हैं, दैट इज के कैप, टी कैप। ये क्या है, ये मिरर जहां कट कर रहा है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को उसके अलोंग लिखा गया एक वेक्टर है, दैट इज टी कैप। ठीक है, यहां पर आई और आर होंगे, उनको बना दो। यहां पर आई बनेगा तो इधर आर बनेगा, आई इज इक्वल टू आर होता है, ये जहां जरूरत पड़ेगी लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस ई आई कैप को लिखवाओ, रिजॉल्व करो इस वेक्टर को। तो अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करें तो दो तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, एक दूसरा इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं हम, ये आई और आर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों बराबर होंगे ये भी देख लिया, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। बढ़िया है। अब अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगेन देखो तो ये वाला एंगल देखो क्या बनने वाला है, थीटा बन जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे, थीटा बनेगा। तो अगर ये ई आई कैप, तो इधर क्या आ जाएगा, यहां पर इधर अगर कोई वेक्टर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर इसके अलोंग वेक्टर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, एन कैप माइनस लगा करके, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड कंपोनेंट है, तो माइनस ऐसे लिखो, माइनस एन कैप। ठीक है, और क्या लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा कॉस थीटा, और इस तरफ अगर लिखा जाए तो टी के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं टी कैप साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, दूसरा अगर इसको रिजॉल्व किया जाए, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा बनेगा, इधर क्या लिखा जा सकता है, एन कैप कॉस थीटा, और इधर क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है टी कैप साइन थीटा। बढ़िया है, लिख सकते हैं ना, मतलब यूनिट वेक्टर ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया। अब हम ई आई कैप और ई आर कैप लिखेंगे, बोलो, ई आई कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहां पर टी कैप साइन थीटा प्लस 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 माइनस हो जाएगा ये अपने आप, देखो तो ये लिखा जाएगा एन कैप कॉस थीटा। दूसरा क्या बनेगा, तो ये वाला लिखवा दो, तो ई आर कैप इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा और प्लस यहां पर एन कैप कॉस थीटा बनेगा। अब देखो ये हम लोगों ने माना है, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है, एज्यूम किया है, और हमारा अजम्पशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो उसको हटाना है। तो एक काम करो, यहां पर ई आर कैप में से ई आई कैप को माइनस करवा दो, तो इसमें जब ये माइनस होगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 एन कैप
कॉस थीटा और ये हो गए कैंसिल, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं। अब कॉस थीटा दिक्कत कर रहा है, कॉस थीटा तो नहीं था, थीटा भी नहीं हमें पता है, हमें सिर्फ ये दिया गया है, गिवन क्या है देखो लिख देते हैं, हमें गिवन है ई आई कैप एंड एन कैप, और यहां पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ई आर कैप। ये क्वेश्चन है, ठीक ऐसा है। अब हमें cos थीटा को हटाना है, cos थीटा कहां आएगा, थीटा यहां, इनका डॉट करा लो, चाहे इनका ये पता है तो इसका डॉट करवा लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ई आई कैप डॉट करवा दो किससे, एन कैप के साथ। तो दोनों का डॉट करवाओगे, दोनों यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है बताओ, यहां ये वेक्टर इसके अलॉन्ग आ रहा, मतलब इसका यहां पर टेल होगा, मतलब हेड होगा, और इसका हेड यहां होगा। तो क्या बताओ, ये हेड टू हेड कनेक्टेड या टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है, तो बना लो, क्या दिक्कत है। बना देंगे तो कैसे बनेगा, इसको इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं ऐसा, इस वेक्टर को उठा के इधर खिसका दो ऐसा, ये ऐसा, तो इधर ये क्या बन जाएगा, ई आई कैप। तो इसके और इसके यहां पर, इसकी देखो टेल है, इसकी भी टेल है, तो यहां से जो एंगल बनेगा एक्चुअली ये पूरा का पूरा एंगल, देखो मार्क करते हैं, यहां से जो ये पूरा एंगल बनने वाला है, ये पूरा एंगल ये बन जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो कितना होगा वैसे, इधर थीटा है, इधर थीटा है, इधर वाला एंगल हमें पूरा लिखना है, या फिर ऐसे देख लो, ये थीटा है, पूरा का पूरा पाई होना चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। देखो इस वाले से लगा करके इस वाले तक पूरा एंगल पाई होगा, इस थीटा को हटाना, थीटा को हटाएंगे तो पाई माइनस थीटा आ गया इनके बीच का एंगल। तो बस यहां लिख दो 1 इंटू कॉस, यहां पर बन जाएगा पाई माइनस थीटा। तो क्या बना, ई आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू में माइनस कॉस थीटा बनेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ई आर कैप माइनस ई आई कैप इज इक्वल टू में 2, यहां पर बन जाएगा एन कैप, ठीक है, और यहां पर cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस को यहां भेज देते हैं, -2, यहां एन कैप लिख सकते हैं, इधर लिखा जाएगा ई आई कैप डॉट एन कैप, ये बन गया, ये लिख दिया ना, इसकी जगह पर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस इधर चला आया। अब हमें क्या करना है, ई आई को उधर भेज देना है, तो बन जाएगा ई आर कैप इज इक्वल टू में ई आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ, यहां पर लिखा जा सकता है ई आई कैप डॉट एन कैप, और बाहर क्या लिखा गया है, एन कैप। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ये फार्मूला है, याद रखना है इसे, ये है फार्मूला। यहां पर जो ई आर है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे के अलावा यूनिट वेक्टर होगा। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया होगा, फिर से देखो रिपीट कर देते हैं। क्या किया है, सबसे पहले क्या है, इंसिडेंट रे इधर आ रही थी, यूनिट वेक्टर था, उस यूनिट वेक्टर को हमें बनाना था कि कैसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना था, इधर इस यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, तो इधर साइन इधर कॉस डायरेक्ट लिख दो। लेकिन हमें क्या करना है, इनकी डायरेक्शन देनी थी, तो क्या किया, इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट में टी था तो कह दिया टी कैप का मॉड तो 1 ही होगा, वैल्यू 1 आएगी। तो देखो ये 1 साइन थीटा लिखा, क्यों, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा बनने वाला है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में सब कुछ हो रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा। तो थीटा से लगा जो कंपोनेंट लिखा जाता है वेक्टर में वो कॉस थीटा होता है, और दूसरा कंपोनेंट जो लिखा जाता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने ई आई लिख लिया कि टी साइन थीटा, टी कैप साइन थीटा माइनस एन कैप कॉस थीटा होगा। और यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है एन कैप कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये बनेगा, अब की बार ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, तो एन कैप कॉस थीटा, ये टी कैप साइन थीटा की तरफ ही रहेगा। अब देखो कौन सा वेक्टर है जो अपोजिट हो गया, कौन सा कंपोनेंट है जो, देखो ये जैसा कंपोनेंट था वैसा कंपोनेंट तो ये है ही, दिया गया है ना, ये कंपोनेंट बदला है। देखो ये माइनस एन कैप कॉस थीटा डाउनवर्ड था, अपवर्ड हो गया,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नॉर्मल के जो अपोजिट साइड होगा, नॉर्मल के जो अपोजिट साइड कंपोनेंट होगा या उसके जो एंटी पैरेलल कंपोनेंट होगा वो बदलता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। ये रिजल्ट है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखना हो तो इससे देख सकते हैं, अदरवाइज अगर पूरा डिटेल लगाना हो तो इस तरह से लगा सकते हैं। बोर्ड पूछता तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा। अगर मेन में कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे लगा सकते हैं, फिर भी इसे लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, देखेंगे आगे कैसे। लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि जो भी कंपोनेंट आएगा इस एन कैप के परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड जब जाएगा तो उसी को उल्टा करेगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर एनालिसिस की वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसे हम एज अ क्वेश्चन ले सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि ई आई कैप एन कैप दिया था, ई आर कैप बताना था, तो ऐसे बता देंगे। ठीक, यहां पर ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है वो देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इधर बाद में देखेंगे। तो प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है, देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सीट है, सीट है, ऐसी नहीं ऐसे बनाते हैं। ये हमारे पास कोई सीट है ऐसी, ये कोई ऐसी सीट है, बेसिकली प्लेट है ये, और इस प्लेट में कुछ ऐसा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ लग रहा है सीट जैसा, कुछ लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा तो इसको देखो इस तरह बना देते हैं, या रहने दो अभी के लिए, कुछ ऐसा बन गया। तो यहां पर ये कोई ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट है। ठीक है, वही देखो डेफिनेशन में लिखी है, प्लेन मिरर इज अ फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग वन सरफेस ऑफ अ प्लेन थिन ग्लास प्लेट, इट इज ऑल्सो सेड टू बी सिल्वर्ड ऑन वन साइड। ठीक, तो ये प्लेट है, ग्लास प्लेट है, इसकी एक तरफ पॉलिश की जाती है। अब वो सिल्वर की पॉलिश होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्टर अच्छा है, तो ये पॉलिश कर दी गई। तो मान लेते हैं कि इसके दूसरे साइड पॉलिश कर दी जाए, तो कुछ ऐसी पॉलिश कर दी जाए, कुछ ऐसी पॉलिश कर दी गई, ये ऐसी पॉलिश कर दी गई। इसके नीचे की साइड जो थी वो पॉलिश कर दी गई। तो ये हो गई हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और इसके अपोजिट जो सरफेस बनेगी ये वाली सरफेस, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो इस तरह से दिखता है ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो इस तरफ देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिख रहा होगा इसमें, लेकिन इधर देखो पॉलिश की गई है। तो क्या है, एक पतली थिन सीट होती है, ऐसी पतली थिन सीट है, इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है, दूसरी साइड देखो पॉलिश की गई है। तो पॉलिश की गई सरफेस नीचे की तरफ ऐसे है और इस तरह से इसे रखा गया है, कुछ ऐसे दिख रही है आप लोगों को, ये ऐसी है और ये ऐसी है, ये सरफेस है। तो नीचे वाली जो सरफेस को पेंट किया गया है ना, जो पेंट किया गया है वो पेंट को इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन सरफेस, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, देखेंगे आगे में फॉर्मेशन इससे कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि ये पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये एक्चुअली दिखता है ऐसा, लेकिन हम तो इसे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सोचना है। तो देखो डायग्राम में इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहां लिख लो, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? तो यहां पर हम जब भी अपने इस फिजिक्स के टॉपिक में जब तक इसे पढ़ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक सरफेस लेंगे ऐसी। अब 3D में लेना चाहो 3D में ले सकते हो, लेकिन हम 1D में लेंगे क्योंकि बोर्ड के प्लेन में रह करके बात करनी है हमें। और इसकी दूसरी साइड हम पेंट कर दिया करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से पेंट कर दिया करेंगे। ये जो पेंट कर रहे हैं इसे हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। और इधर वाले सरफेस को हम बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो अपने इस चैप्टर के अंदर प्लेन मिरर को हम इस तरह से डिनोट किया करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से डिनोट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा और फिगर भी बनना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर कोई फिगर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, होता एक्चुअली ऐसा है, लेकिन अपने हम चैप्टर के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रखेंगे। एक पूरी प्लेन सीट जिसकी दूसरी तरफ पेंट करने के लिए हम ऐसे डॉटेड कर देंगे तिरछे, ठीक है, कुछ इंक्लाइन डॉटेड है उस तरह से कर देंगे और एक प्लेन पूरा बनाया जाएगा। और पूरा प्लेन होगा, ये पूरी ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ड्रॉ की गई, पूरा प्लेन है ये। जैसे यहां पर भी देखा, ये पूरा का पूरा प्लेन देखो पेंट है। ये अगर इधर से देखेंगे तो इसमें नीचे सरफेस पेंट दिखेगी और एक यहां लाइन दिखेगी, बाकी इसके पीछे पूरा छुपा हुआ होगा, ठीक है। हो गया कि ये प्लेन मिरर क्या होता है, लेकिन इससे रिफ्लेक्शन कैसे किया जाता है, इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इससे जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे कराया जाता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए अभी तो देख लिया ना इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। यहां पर हम बनाते हैं एक प्लेन मिरर। चलो बनाओ प्लेन मिरर। पेंट करना है, कर दो पेंट। ये पेंट कर दिया गया, ये बन गया हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखनी है, तो ऑब्जेक्ट दो तरह की होती हैं, पढ़ा था पहली ही क्लास में पढ़ा था। एक होती पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरी होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखो, फिर तो यहां कहीं पर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दी। ये ऐसी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेस चाहिए होती हैं, और दो रेस चाहिए होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहीं पर भी मीट करें या अपीयर हो रही हो मीट करती हुई, वही बनता है इमेज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन बना देनी होगी। इससे ये रेफरेंस लाइन बना देंगे हम कुछ ऐसी। ये रेफरेंस लाइन हो गई। यहां पर आकर के लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, यहां से लाइट रे चल रही है, कहीं पर भी गिरा लो कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। एक लाइट रे यहां इंसिडेंट करवा लिया गया, ठीक है। तो अगर एक लाइट रे इधर जाकर के इंसिडेंट होगी तो अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जितने पर आई उतने पर चली जाएगी। तो जितने पर आई है उतने पर जाना होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होने चाहिए ना, ऑफ कोर्स ऐसा होगा। तो यहां पर ये आई है या थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा बन जाएगा। सही है, दोनों बराबर हो गए। अब एक रे तो गई इधर, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। दो रे चाहिए होती कम से कम, चाहो तो इसके अलॉन्ग गिरा लो, नॉर्मल इंसिडेंस होगा और वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई चली जाएगी। तो अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, भेजना चाहें हम तो भेज सकते हैं। ये है, भेज दिया मान लेते हैं इधर साइड। इधर से लाइट रे गई, यहां से इंसिडेंट होती है इसके ऊपर और इधर बाहर चली आती है। अब ये दोनों क्या इधर लेफ्ट साइड में मिलेंगी, ये इधर देखो, ये इधर देखो, बाहर की तरफ फैल रही हैं। लेफ्ट साइड तो नहीं मिलने वाली, तो लेफ्ट साइड अगर नहीं मिलेंगी तो राइट साइड तो मिला लेंगे ना हम इन्हें। तो मिलाओ, डॉटेड करके मिलाते हैं ना, तो डॉटेड कर लो। ये यहां कहीं पर मिल जाएंगी, ये यहां कहीं पर मिलेंगी। तो ऐसा लग रहा है यहां पर मिल रही हैं, तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट O है तो उसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी। इसकी खास बात भी देखो, कुछ ऐसा नहीं कि एक ही यहां पर गिरा सकते थे, कहीं पर और इंसिडेंट करवा सकते थे। जैसे यहां पर चाहते हैं कि हम यहां इंसिडेंट करवाना चाहते हैं तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। जितने पर इंसिडेंट होगी उतने पर चली जाएगी। यहां पर नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे हम, उसके बाद इसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, यहां कहीं पर मिल जाएंगी। ये देखो चली गई ना। तो ये है हमारे पास थीटा डैश, ये भी थीटा डैश है। चाहे दोनों रे ले लो तब भी ये इमेज बनेगी, इन दोनों को ले लो तब भी इमेज बनेगी, इन दोनों को ले लो तो भी इमेज बनेगी। तो कम से कम हमें दो रे रिक्वायर्ड होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होती तो ऐसा होता। अब इसमें कुछ खास बात, अगर ये डिस्टेंस d है ऑब्जेक्ट की इस मिरर से, ये मिरर है, नीचे लिखा है देखो प्लेन मिरर, इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d है तो इमेज की डिस्टेंस भी d होती है। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसी है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो इंसिडेंट रेज हैं एक्चुअली मीट कर रहे हैं
और यहां पर जो इमेज है वहां पर एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रही हैं, तो ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखेंगे सेम साइज भी होता है। तो अगला डिस्कशन है हमारा यहां मिरर है, ठीक है, पेंट करो एक साइड, मिरर बन गया। रेफरेंस लाइन बनाओ, उस पर ऑब्जेक्ट रख दो, ये है रेफरेंस लाइन, इस पर रखनी है ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रख दी गई। अब हमें ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस बार रखनी है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख लो, ऐसी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जिसकी कुछ हाइट भी है, नाम है इसका ए बी, ए और बी। अभी हमें इसकी इमेज चाहिए। जब भी कभी ऐसा कभी दिया गया हो कि हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए हो, तो उसके एंड पॉइंट की इमेज बनाया करो, और एंड पॉइंट की इमेज जहां बनेगी, बाकी के बचे जो बीच वाले पॉइंट होंगे उन सब की इमेज उन्हीं एंड पॉइंट के बीच में कहीं बनेगी। ठीक है, अजम्पशन हम लेके चलते हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है। तो एंड पॉइंट की इमेज बनानी है, तो बनाओ इमेज एंड पॉइंट की। सबसे पहला काम क्या करना है, रेज भेजो। एक रे भेज दिया पैरेलल, इजी होता है ये, क्यों, क्योंकि ये गई, अब वापस आएगी तो इसी रास्ते चली जाएगी। दूसरी लाइट रे मान लेते हैं इधर जाकर के इंसिडेंट होती है, इधर कहीं पर। दूसरी लाइट रे इधर जाकर के इंसिडेंट होती है यहां कहीं पर। तो अब जितने पर गई उतने पर वापस जाएगी। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे। तो जितने पर गई उतने पर जाना होगा। तो ये इधर से चली गई, सपोज कुछ इस तरह से चली गई है। यहां पर भी सेम वही हो रहा है, ऐसे चली गई। ये ऐसे मान लेते हैं चली गई। ठीक है, अब इनके एरो जरूर बनाना है कि कहां जा रही, कौन सी रे है। ऐसे चली गई, ये तो वापस आ जाएगी इधर से, ये इधर गई, इधर से वापस आ गई, लेकिन ये जाएगी तो इधर से वापस नहीं आएगी, फैल गई। तो इधर गई, लेफ्ट साइड में फैल गई, इसका मतलब ये राइट साइड में कहीं मिल सकती हैं, चांस है। तो मिलाओ इनको। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इधर बढ़ाओ, हाँ ठीक है, और इसको इधर बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, और इसको इधर बढ़ाते हैं, इधर, और इस वाले को भी इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो इस ए पॉइंट की इमेज कहां बनी है, इस ए पॉइंट को समझो पहले। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से दो रे चली, दोनों की दोनों यहां कहीं पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। यहां पर बी पॉइंट से दो रेज चली, यहां पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। इसका मतलब ए और बी की इमेज कहां बनेगी ये तो पता चल गया, लेकिन इनके बाकी के पॉइंट की इमेज जो बनेगी इन्हीं के बीच में बनने वाली है। तो देखो यहां पर जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये ए है तो इस ए की इमेज तो ए डैश लिख देंगे, बी की इमेज तो बी डैश लिख देंगे। यहां पर अगर एरो हेड ऊपर की तरफ लगा दिया जाए तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसका एरो हेड भी ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है कि इमेज में अभी हम लोगों ने देखा कि जो इमेज बन रही है, ये इमेज वो कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी दिख रही है, इरेक्ट। वो देखा भी हम लोगों ने पहले ही पेज पर, ये देखो यहां पर पहले ही पेज पर देखा था। ये देखो यहां पर लिखा गया है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पर है कि जितनी हाइट की इमेज है, मतलब अगर यहां पर हम एच ओ लिख देते हैं और ये एच आई लिख देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, तो यहां पर दिख रहा होगा एच ओ की जो वैल्यू है एच आई के बराबर है। रीजन तुरंत बताओगे कि यहां पर ये लाइट रे इसके परपेंडिकुलर गई है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही होगी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम रहती, जितनी साइज की ऑब्जेक्ट उतनी साइड की इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये एच ओ हो गया, ये एच आई हो गया। दूसरा देखा था डी डिस्टेंस पर अगर इमेज वो ऑब्जेक्ट है तो डी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ठीक है, और सेम साइज की बनती है, सेम साइज भी हो गया देखो। और एक पॉइंट होता है मेन जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, लिटरली इन्वर्टेड ऐसा लिख लो चाहो, जैसे बुक लिखती है लिटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड।
लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, ऐसे देखो, ये मिरर के सामने हम खड़े हैं, सपोज ऐसा खड़े हैं मिरर के सामने ऐसे, ठीक है। तो अगर मिरर के सामने हम इस तरह से खड़े होंगे या फिर इस तरह से मिरर के सामने मान लो खड़े हैं ऐसे, तो मिरर के सामने अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारे अगर राइट साइड हैंड में मार्कर है तो मिरर में वो हमें लेफ्ट हैंड में मार्कर दिखता है, मतलब लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब ये लेटरली इन्वर्टेड होता है पर इरेक्ट इमेज होती है। कंफ्यूज नहीं होना है कि इरेक्ट होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है। क्या है लिटरली इन्वर्टेड का मतलब? दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, लेकिन ये इमेज जैसी होती है ऑब्जेक्ट वैसे सीधी बनती है, ठीक है। तो दो अलग अलग केस हो गए जिसमें इमेज फॉर्मेशन करना था कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होती तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है। यहां पर ये क्या था? केस बी था। क्या? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती तो इमेज कैसे बनती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में इमेज कैसे बनती है। कुछ पॉइंट से पढ़ लो। यहां जो बात कर रहे थे वो रिटन फॉर्म में यहां लिखे गए हैं। रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं का क्या मतलब? देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। अभी देखा, वर्चुअल होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सेम शेप और साइज होता है इसका, एट द सेम डिस्टेंस पर बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। द मिरर image has lateral inversion. It means the objects shown as left of the object shown as right, जो ऑब्जेक्ट का होगा वो लेफ्ट शो करेगा मिरर के अंदर। इसका सेम मतलब यही है कि कुछ पॉइंट्स यहां पर और देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें ये हम इधर की तरफ चलते हैं v वेलोसिटी से, तो जो इमेज होगी वो भी ऊपर v वेलोसिटी से चलती है। अगर हम इधर की तरफ मान लेते हैं v नॉट से चलना शुरू करते हैं तो इमेज इधर भी v नॉट से चलना शुरू कर देती है, ठीक है। पास आते हैं तो इमेज पास आती है, दूर जाते हैं तो इमेज दूर जाती है। अगर मान लेते हैं इधर चलना शुरू कर दें v डैश से, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगी तभी वो उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं डायरेक्शन, ध्यान रखना, नहीं सोचो ये इधर दोनों बराबर बराबर, वेलोसिटी तो वेक्टर है, कैसे बराबर लिख दिया, मैग्नीट्यूड वाइज। यहां पर दिख रहा होगा लेटरल इन्वर्जन। ये किसके लिए फिगर है? लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन है। देखो इमेज के अंदर P यहां पर ऐसा लिखा गया है, इधर देखो P पूरा ऐसा लिखा गया, तो इमेज जो बन रही है उसमें P इधर की तरफ बना है। मतलब यहां पर देखो राइट साइड में P का जो गोला बन रहा है वो P का गोला राइट साइड में बन रहा, यहां पर लेफ्ट साइड में बन रहा, मतलब लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, दैट इज लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। हमें कम से कम इसके बारे में इतना याद रखना है। अब आज के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहे हैं कि ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एक रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्टेड होती बाय ए मिरर, मिरर से। फिर क्या है? फिर है इफ यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इनसे, तो ये तो पूरा ई आई दिया गया, एन कैप दिया गया, तो यहां पर ई आर कैप लिख दो डायरेक्ट। ई आर कैप क्या होगा? ई आई कैप, तो 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 दैट इज के कैप। और यहां पर क्या लिखते हैं? माइनस ट्वाइस ऑफ, दोनों का डॉट करवाओगे, इनका डॉट, तो डॉट करवाएंगे तो आई और आई रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/√2, मतलब 1/√3, 1/√3 आ जाएगा। डॉट करवाएंगे तो क्या होगा? देखो आई डॉट आई 1 बनेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या लिखा जाता है? एन कैप, तो एन कैप क्या है अपने पास? एन कैप लिखा जाएगा यहां पर आई कैप, ठीक है। बस सॉल्व हो गया। देखो क्या लिख देंगे? ई आर कैप इज इक्वल टू, यहां पर देखो ट्वाइस बन गया है 1/√3 आई कैप का, तो देखो माइनस 1/√3 बन जाएगा, आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप, और यहां प्लस 1/√3 के कैप आ गया। ये हो गया हमारे पास आंसर। देखो कितना आसान है, एक लाइन में आंसर निकल आएगा। अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे देख सकते थे। यहां पर देखो ये किसके अलोंग है? तो ये अलोंग है आई कैप के, तो आई कैप के अलोंग है, तो इस वाले कंपोनेंट को रिवर्स कर देगा, तो देखो माइनस साइन उसी की वजह से आया है, बाकी कुछ नहीं है। डायरेक्ट याद रखना चाहो आंसर डायरेक्ट एक लाइन में आएगा। फार्मूला क्या लगा है लिख देते हैं एक बार, ई आई कैप और माइनस यहां लिखा गया है ट्वाइस ऑफ ई आई कैप डॉट एन कैप, और यहां बाहर लिखा गया है एन कैप, ठीक है।
सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। देखो रिट्रेस करने की बात कर रहे हैं, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, 3 बार रिफ्लेक्शन हो उसके बाद ये अपना पाथ रिट्रेस करे। तो देखो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन करवाओ, फिर ये यहां गिरी है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ऐसे जाकर के गिरेगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस थीटा को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, हटा दिया, ऐसा हो गया। यहां पर जाकर के जब गिरेगी ऐसा कुछ होगा, तो देखो ये पैरेलल टू M2 है ना, तो अगर ये थीटा था हमारे पास, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो ये भी क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। ये बेसिक ज्योमेट्री समझ में आई होगी। अब आगे, अब यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन करवाना है, नॉर्मल बना दो, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन यहां पर हो, लेकिन अब की बार ऐसा हो, यहां रिफ्लेक्शन हुआ तो नॉर्मल इंसिडेंस अगर होता है तो उस केस में अगर लाइट रे इधर से जाएगी तभी वापस आ पाएगी, अदरवाइज फिर से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो क्या किया, इस लाइट रे को यहां गिराया, 1 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, 3 बार रिफ्लेक्शन, और अपना पाथ दोबारा रिट्रेस ये कर सकती है, ठीक है। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा बताने के लिए अब क्या करना होगा, देखो यहां पर ये थीटा लिखा गया है, ठीक है। अगर ये थीटा लिखा गया है, यहां पर 90 डिग्री लिखा गया है, तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, फिर से यहां पर 90 डिग्री का एंगल ये थीटा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को थीटा लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा होगा तो आधा इधर का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का आधा इधर बनेगा और 90 माइनस थीटा का आधा उधर बनेगा। तो इधर जो आधा एंगल बनेगा वो भी 90 माइनस थीटा का आधा बन जाएगा, ठीक है। अब आगे, अगर इधर आधा एंगल, देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इधर एंगल जो बना है वो क्या है, 90 माइनस थीटा का आधा। तो इधर जो बनने वाला एंगल वो 90 में से माइनस होकर के लिखेंगे, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 बाई 2, तो ये 90 बाई 2 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं थीटा बाई 2, लिख पाएंगे, ऐसा लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऐसा निकल आया, और आगे यहां पर थीटा है ही, ये 90 है, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। सॉल्व कर दें इसे तो निकल के आएगा थीटा बाई 2, थीटा तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, और वहां पर ये 90 तो ये 90 हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 45, इंटू में बन जाएगा 2, डिवाइडेड बाई में बनेगा 3, थीटा की वैल्यू है तो 3 आएगा, तो इसे लिखेंगे 15 इंटू में 3 मतलब 2, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां ये थीटा ये 90, तो पूरा एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा ना, लेकिन I इज इक्वल टू R होता तो आधा इधर का बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, दूसरी तरफ का भी बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 तो इसको 90 माइनस ये वैल्यू बननी पड़ेगी, तो वो आएगा 90 बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और ये थीटा है ही, सामने 90 बन गया, दोनों का सम 180 डिग्री कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी किया होगा, एक बार और कर लेते हैं कि अगर एक आदमी किसी मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो उसका कितनी मिनिमम हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा उस मैन की हाइट से। तो देखो मिरर बनाना है, बना दो, गलत बन गया मिरर, इससे बनेगा, ये मिरर है, ये मिरर है मान लेते हैं, ऐसा कोई मिरर है, पेंट करना पड़ेगा तब मिरर मानेंगे हम इसे, ये पेंट कर दिया गया है। इसके सामने कोई एक आदमी खड़ा है, इसके सामने कोई एक आदमी खड़ा है, सपोज ऐसा ऐसा, ये ऐसा कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसा कोई आदमी खड़ा है इसके सामने, ये इसके हाथ है, ऐसा कोई खड़ा है, या फिर ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसा मान लेते हैं कि सिंपल कोई आदमी है, ऐसे अभी के लिए ऐसा मान लो, सिंपल ही कोई आदमी है, ये कोई मैन है,
इसमें ज्योमेट्री अच्छी समझ में आएगी। ये हमारे पास मिरर दिया गया है। कोई चीज कब दिखाई देती है हमें? जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों पर आकर के गिरे। इसका मतलब ये अपनी पूरी इमेज तब देख सकता है जब यहां से जो लाइट रेज चल रही हैं, ठीक है, वो इसकी आंख पर आकर के गिर जाएं। यहां कहीं पर इसकी आंख होगी और यहां से लाइट रेज जो चल रही हों, यहां से जो लाइट रेज चलें वो भी क्या करें, यहां से आकर के उसकी आंखों पर गिर जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो देख पाएगा पूरी की पूरी इमेज को। तो यहां पर इसका हेड है, यहां पर इसकी आई है, यहां पर इसकी आई है, पूरी इमेज देखना चाह रहा है, यहां पर उसके पैर हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां से देखो अभी समझ में आएंगी चीजें। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम यहां से देखें तो जितने एंगल पर ये आई उतने एंगल पर चली गई, मतलब अगर हम इसे θ1 लिख देते हैं तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा। ये भी यहां से देखो, ये इधर से गई थी, ये इधर चली गई, ये यहां से गई, ये इधर की तरफ चली गई। तो अब क्या होगा, यहां से अगर जाएंगी लाइट रेज तो मान लेते हैं θ2 पर चली गई, तो यहां पर भी क्या होगा, θ2 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो उसके सामने अगर हम इसे x लिखते हैं तो ये वाला भी x बन जाएगा, होगा, ठीक है। यहां पर भी एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को भी x लिखा जा सकता है। अब यहां से देखो θ2 है, तो अगर यहां पर हम y लिख देते हैं, यहां से यहां की दूरी, तो यहां से यहां की डिस्टेंस भी y हो जाएगी, देखो, और यहां से यहां का हम भी y लिख सकते हैं। तो बताओ इसमें जो मैन है उसकी हाइट कितनी है? मैन्स हाइट, आदमी की हाइट कितनी है? तो देखो x 2x, तो ये बन जाएगा 2 × x + y, दिख रहा होगा, सही है। मिरर हाइट, मिरर की अगर हाइट की बात करें तो वो कितनी है? तो मिरर की हाइट क्या आ रही है? तो ये आ रही है x + y। आंसर हो गया हमारे पास कि अगर हम इसे h मान लेते हैं, कैपिटल H, तो ये कितना लिखा जाएगा, दैट विल बी h/2। अगर कोई आदमी किसी मिरर के सामने खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखी गई है, उसकी हाइट अगर कम हो जाए, उसकी हाइट कम होने का मतलब ये है कि अगर लगभग 170 का है, 170 का कोई आदमी है किसी मिरर के सामने खड़ा है, तो उसको 170/2 के लिए मिरर की हाइट रिक्वायर्ड होगी अगर पूरी इमेज देखना चाहता है तो, ठीक है। याद रखना, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, जेईई में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बोर्ड पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, तो याद रखना कैसे प्रूफ किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बताना क्या है, देखो, बताना यह है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। यहां पर सबसे की कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कैसे? सबसे पहले यहां पर जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें देखो, ये 30 है, ये 40 है, इसका मतलब ये 50 बनेगा। समझ में आया होगा? इसका मतलब इस मिरर की जो हाइट है या लेंथ है वो 50 है। अगर हमें इमेज चाहिए तो इमेज कहां बनती है? इसके परपेंडिकुलर पीछे। इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जितनी डिस्टेंस पर ये होगा उतनी डिस्टेंस पर पीछे यहां कहीं पर इमेज बनने वाली है, इमेज बनेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये बताओ, ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? पहले ये एंगल बताओ, ये 40 मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना बनेगा? 4/3। 4/3 मतलब 53 डिग्री। अगर ये 53 होगा, ये तो नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो ये कितना होगा? 37 होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हमारे पास यहां से यहां कितना दिया गया? 30 मीटर है या 30 दिया गया है। तो अगर ये 30 है, लिखा है 30, देखो, तो हम क्या ये वाले डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? कैसे? यहां पर देखो, ये है 37, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो बेस और हाइपोटेनस कौन रिलेट करता है? कॉस। तो कॉस 37 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? वो लिखा जाएगा बेस। तो बेस पता नहीं, तो मान लेते हैं ये एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 30 है। अगर ये 53 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 37। तो 37 में cos 37 कितना लिखा जा सकता है? cos 37 लिख सकते हैं 4/5, याद रखना है। और ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई में 30, तो 5 और ये 6, यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 24 मीटर या 24, जो भी मीटर सेंटीमीटर में दिया गया होगा रख लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। मतलब यहां से यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 है, तो यहां से यहां की भी तो क्या हो जाएगी? 24 होगी, 24 हो जाएगी, सही है।
और अगर ये 24 ये है, 24 ये है, तो अब यहां से देखो एक हमारे पास ये पॉइंट है जिसकी इस ओरिजिन 0,0 के साथ डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 24 24 48। ठीक है, यहां आई है, यहां पर O है, तो हमें क्या करना होगा, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। उसमें दिक्कत क्या है कोऑर्डिनेट बताने में, यहां पर ये कितना दिया गया एंगल, दैट इज 37 डिग्री, तो ये 48 है ना, तो यहां पर जो x कंपोनेंट आएगा, यहां पर जो x लिखा इसे हटा दो, कुछ और नाम दे दो इसे हम d नाम दे देते हैं, तो d डिवाइडेड बाई में 30 बनेगा, यहां पर बन जाएगा d डिवाइडेड बाई में 30। ठीक, तो यहां से d निकल के आएगा 24। ठीक, तो अब ये हमारे पास अगर x कंपोनेंट लिखे तो x इज इक्वल टू आएगा 48 cos 37 डिग्री, और y क्या निकल के आ जाएगा 48 sin 37 डिग्री। सॉल्व कर लो, x और y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मतलब कैसा भी मिरर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से मिरर पर। जितनी हाइट ऊपर बन रही होगी ऑब्जेक्ट होगी, उतनी हाइट नीचे इमेज बनेगी, या वो लेफ्ट में होगा तो राइट में बनेगी। एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, अगर हमारे पास ऐसा कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिरर यहां पर रखा गया है, अलग पेन से बनाते हैं, यहां कहीं पर मिरर रखा गया है, मिरर को पेंट इधर से किया गया है ऐसा, ये मिरर है, मिरर है, ये x है हमारे पास, ये y है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई है 0,-2 मीटर पर, ये O है, तो बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क है, खुद से ट्राई करना है कि क्या निकल के आएंगे। ठीक है, कैसे निकाले जाते हैं वो देखो, एक देख लिया, एक क्वेश्चन होमवर्क हो गया। मतलब प्लेन मिरर की स्टार्टिंग यहां से हो गई है, प्लेन मिरर की क्लास अब आगे तक भी चलेंगी, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखते ही उनको निपटा देना है, खत्म हो जाएंगे। यहां पर भी देख लिया कुछ पॉइंट्स के बारे में। बाकी वेलोसिटी ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं, डिविएशन कैसे निकाला जाता है, इन सब का कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लास में कवर करेंगे, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे पूरा। यहां पर देख लिया इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया प्लेन मिरर का, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये रिजल्ट याद रखना है वेक्टर फॉर्म का। यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस, क्रेजिंग इंसिडेंस हो गया। यहां पर वेक्टर फॉर्म पहले लॉ की देख ली थी कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, बॉक्स 0 होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया, क्या होता है उससे रिलेटेड फर्स्ट ईयर की फिजिक्स थी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि इमेज के साथ क्या हो सकता है, कैसी कैसी हो सकती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट किस तरह की हो सकती है, दोनों केस में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो ये पूरी आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन सारे टॉपिक को डिस्कस किया। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कि अगर लाइट रे आकर के प्लेन मिरर पर गिरती है तो अपने पाथ से डिविएट होती, तो डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे तो उस केस में एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालते हैं। मिरर रोटेट करता है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इंसिडेंट रोटेट करती, मिरर फिक्स होता है तो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इन सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।